Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to read the chapter मोल कंसेप्ट. तो मोल कंसेप्ट अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे हम अगर किसी शॉप पर कुछ ख़रीदने जाते हैं तो हम उसको कहते हैं, जो भी हमें चीज़ चाहिए उसकी क्वांटिटी हम बताते हैं. फिज़िक्स में हम जैसे यूनिट्स की बात करते हैं, और यूनिट्स क्या होती हैं, उसके साथ एक अमाउंट होता है, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं. जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की बात करते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, ये बहुत स्मॉल हैं. अब हम जब इनकी क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 किलो या 1 ग्राम, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा. तो हम जो ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं अमाउंट फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. क्या कहते हैं उसे, हम मोल कहते हैं. वो हमारा होता है मोल. ठीक है, समझ में आया. तो जैसे अगर हम बिगर चीज़ों की बात करें, बड़ी चीज़ों की बात करें, तो उनके लिए हम किलोग्राम, ग्राम, इस तरीके की ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं. जबकि अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके लिए हम जो ऐसा यूनिट में हमारी अमाउंट होती है वो मोल से शो की जाती है, क्योंकि ये एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज है. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो डेफिनेशन कैसे दी जाएगी कि होता क्या है मोल. तो मोल की डेफिनेशन के लिए देखिए, मोल की जो डेफिनेशन आपकी बुक में है एनसीईआरटी, वो क्या है. डेफिनेशन ऑफ वन मोल, द अमाउंट ऑफ एंटिटीज. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एंटिटीज present in 12 ग्राम ऑफ 12C आइसोटोप ऑफ कार्बन. ठीक है, उसको हम कहते हैं 1 मोल. और जो ये 1 मोल हमारी अमाउंट होती है, उसका जो इक्वल है वो किसके होती है. ये तो हो गई 1 मोल की डेफिनेशन की. जितने एंटिटी आप जब 12 ग्राम ऑफ 12C आइसोटोप लेंगे कार्बन का, उसमें जितनी भी एंटिटीज़ आपकी कार्बन की आएंगी वो सब किसके इक्वल हैं, 1 मोल के इक्वल हैं. ठीक है, ये ऐसा यूनिट जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है. अब इसमें एंटिटीज़ कितनी होती हैं, जब ये कैलकुलेट किया गया तो वो आपका आता है 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है, जो कि आपका है एवोगैड्रो नंबर. जो आपकी एंटिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, भाई होती कितनी है, ये तो पता चला कि 12 ग्राम ऑफ 12 का सी जो आइसोटोप है कार्बन का, उसमें जितनी भी एंटिटीज़ होंगी वो इक्वल होंगी 1 मोल के. ठीक है, बट वो होती कितनी है. ठीक है, तो उसका नंबर जो होता है वो आपका होता है 6.02 इंटू 10⁻23. तो आप सोचिए कि जब 12 ग्राम में इतने 10⁻23 आपके एटम्स हैं, तो अगर हम इसको ग्राम या उससे अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमारी रिएक्शन कितनी मेजॉरिटी लेवल पर चली जाएगी. इसीलिए हम मोल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बिल्कुल स्मॉल चीज़ों का, हम 1 मोल भी नहीं लेते हैं, हम बल्कि बहुत ही छोटा अमाउंट लेते हैं. ठीक है, तो अगर मैं एक फॉर्मूला दूं आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने के लिए, तो देखिए वो इस इक्वल होगा आपके नंबर ऑफ मोल्स. ये में भी दिख नहीं रहा है. वो इक्वल होता है आपके मास, अगर आपको गिवन है इन
ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। या फिर इक्वल होता है किसके, एक फॉर्मूला आपका ये हुआ, तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दें और अगर हम दूसरा एक देखें नंबर जो फॉर्मूला इसके लिए है नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए, तो वो होगा नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एंटिटीज़, ठीक है, या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एटम्स, जो भी है नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ हम लिख देते हैं इसको, गिवन जो है आपको क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये आपको दोनों फॉर्मूलाज जो हैं वो देते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। तो अगर हमारे पास मास और मोलर मास है तो भी हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ मोल उसका प्रेजेंट है। अगर हमारे पास जितना इतना इतना मास है, लेट सपोज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम। देखिए, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे और जब नहीं होगा तब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले देखते हैं, इफ़ you have 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। फॉर्मूला क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। इफ़ यू हैव 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर हमारे पास 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है तो हम कहेंगे कितना इसका मोल जो हमारे पास है वो कितना है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास मास है कि 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो इसका मोलर मास क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से कीजिए। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, कितना हुआ ये, 180, ठीक है। अब ये हुआ हमारे पास मोलर मास इक्वल्स टू मोलर मास, और मास कितना है, मास गिवन है 12 ग्राम, देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कितने होंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हम इसकी यूनिट निकालेंगे, ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यूनिट में अगर हम बात करें तो 12 डिवाइडेड बाय 180 मोल, ठीक। चलिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो होगी आपकी अमाउंट मोल की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नंबर ऑफ़ अगर मास है और मोलर मास है, दोनों से ही हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर हमारे पास, देखिए, इफ़ you have 6.02 into 10 raised to power 18 molecules of, sorry, 10 raised to power 18 hydrogen atoms of hydrogen, ठीक है, then calculate number of mole, ठीक है। कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एंटिटी, काइंड ऑफ एंटिटी हमारे पास प्रेजेंट है, और हमारे पास एवोगैड्रो नंबर हमेशा होता है। तो
अब क्या कर देंगे, अब बस सॉल्व करेंगे किसकी वे फॉर्म में, कि अब जो है हम सॉल्व करेंगे इसको दूसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो पुट करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है आपका, एक मिनट ये बहुत छोटा हो रहा है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, थिकनेस इंक्रीज, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, हमारे पास एंटिटी कितनी है 6.02 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर है हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.02 से 6.02 कैंसिल, और यहाँ आपका आ जाएगा आंसर 10⁻⁻5 मोल, ठीक है। ये होता है हमारा, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा ये तो हुई बात कि हम मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है अगर हमारे पास इतनी सिंप्लीफाई इक्वेशंस नहीं हो तब फिर हम मोल नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मोलर मास किसे कहते हैं, ठीक है। मोलर मास एक्चुअल में अब तक हम देखते आ रहे हैं कि मोलर मास एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसको कहते हैं हम मोलर मास इन ग्राम्स। द mass of 1 mole of a substance of any substance, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होता है, ठीक है, इज कॉल्ड मोलर मास। जो हमारा मोलर मास होता है वो हमेशा होता है हमारा ग्राम में, ठीक है। तो द मास इन ग्राम्स, फिर एक कंडीशन हम लगाएंगे, द मास इन ग्राम। तो मोलर मास इसीलिए हमारी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी ग्राम पर मोल, ठीक है। उसको हम किलोग्राम में या किसी भी अलग यूनिट में नहीं लेते हैं, हम ग्राम यूनिट में रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी, ये हुई हमारी कि एक जो मोल होता है उसका मास, तो अगर हम 12C कार्बन का आइसोटोप है 1 मोल का, वो देखें तो कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ 12C आइसोटोप, कितना होगा इसका मास 12 ग्राम होगा, ठीक है। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, वो हमारा होगा 1 ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल में लिखेंगे हम इसकी यूनिट, ठीक है। और ये होगा हमारा हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। इस तरीके से अगर हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात करें तो नाइट्रोजन एटम का होगा 14 ग्राम पर मोल। और अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, मतलब डाई नाइट्रोजन, वो होगा हमारा 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। N2, तो इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको नाइट्रोजन एटम्स दिए हुए हैं या डाई नाइट्रोजन दिया हुआ है। चलिए अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, वो होगा आपका 16 ग्राम पर मोल। और अगर हम ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन की बात करें मॉलिक्यूल की, तो वो होगा हमारा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस तरीके से हम हमारे मोलर मास जो हैं उनको देख लेते हैं। ये सब है मोलर मास आपके, ठीक है, क्योंकि 1 मोल का मास है तो उसी को हम मोलर मास कह देते हैं। चलिए
अब देखते हैं मास ऑफ वन एटम कि अगर हमें सपोज मोल का मास दिया हुआ है, वन मोल का, या नंबर ऑफ एटम्स का मास दिया हुआ है, तो हम वन एटम का मास किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हमें, वो देखते हैं हम किस तरीके से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे और मास ऑफ वन मोल कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट करेंगे। हम लेंगे पिंक। चलिए अब हम अपनी हेडिंग डालते हैं, मास ऑफ वन एटम। तो जैसे कि हमें अगर बहुत सारे एटम्स का मास दिया हुआ है या वन मोल का मास दिया हुआ है, तो हम वन एटम का कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज कि हमें एक मोल का मास दिया हुआ है। इफ वी हैव मास ऑफ वन मोल, ठीक है, x ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा। अब वन मोल जब है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, कितनी एंटिटीज होती हैं, हमने देखा था 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए तो पहले हम एंटिटीज देख लेते हैं। तो वन मोल में नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी होती हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अब क्योंकि यहाँ पर हम एटम की बात करें तो इसका मतलब ये 6.02 इंटू 10⁻3 क्या होंगे, एटम, है ना। और हमने वन मोल का मास क्या देखा है, x ग्राम। इसका मतलब इतने एटम्स का मास जो है वो कितना है, x ग्राम है। मास ऑफ यहाँ पर लिख देते हैं हम, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल है किसके, x ग्राम के। ठीक है, इसीलिए एक ग्राम का मास कितना होगा, सिंस यहाँ पर हम साइन लगाएंगे तो इसीलिए एक ग्राम का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें मास दिया हुआ है सपोज एक मोल का, तो हमें पता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, उसके बाद हम एक एटम का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, वन ऑक्सीजन एटम है, डाइऑक्सीजन नहीं है। इफ द मोलर मास is 16 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि मोलर मास जो होता है वो हमारा एक मोल के लिए ही होता है, इसलिए हमें पता है कि ये एक मोल का ही मास है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम इजीली हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमें एक एटम का मास कैलकुलेट करना है वो। तो कैसे करेंगे कि मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम्स कितना है, 16 ग्राम पर मोल। और हमें किसका कैलकुलेट करना है, एक एटम का। एक मोल में हमें पता है कितने एटम्स होते हैं, सिंस मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल्स टू 16 ग्राम पर मोल। दैट्स वाई
मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा होगा मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ग्राम पर मोल है और यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास। अब आपका होमवर्क है कि आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 14 ग्राम मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है। ठीक है, अभी तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ये होमवर्क करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।